नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर भी होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आप देख लीजिए जिन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात होगी प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव पर। दूसरी खबर में हम बताएंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन के बीच बीजेपी ने क्या प्लान तैयार किया है। तीसरी खबर में बात करेंगे कोरोना के नए स्ट्रेन की। चौथी खबर में बात करेंगे तेजी से चल रही टीकाकरण अभियान की। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात होगी भोपाल की, जहां एक शराबी पति की हैवानियत देखने को मिली है। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में से किसी एक चुनाव की घोषणा राज्य चुनाव आयोग को मार्च में ही करनी होगी। राज्य निर्वाचन आयोग बीपी सिंह ने कहा है कि हाईकोर्ट के निर्देश अनुसार आयोग दोनों में से किसी एक चुनाव की घोषणा मार्च में अनिवार्य रूप से करेगा। बीपी सिंह ने कहा आयोग पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन बहुत सी कार्रवाई शासन स्तर पर लंबित है। ये कार्रवाई आगामी 15 से 20 दिन में पूरी होने पर ही पंचायत निर्वाचन चुनाव कराने पर विचार किया करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पहले नगरीय निकायों के निर्वाचन कराए जाएंगे। दरअसल आयुक्त ने मंगलवार को देर शाम चुनाव की तैयारियों को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें दलों ने कहा पहले त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। प्रतिनिधियों का कहना था कि पंचायत निर्वाचन अभी नहीं कराए गए तो वर्षकाल में पंचायत निर्वाचन संभव नहीं होंगे, क्योंकि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से 18 मई तक और सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 12 जून तक निर्धारित हैं। इस परीक्षाओं के बाद नगरीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने आयोग से मांग की है कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में ईवीएम की जगह मतपत्र का उपयोग किया जाए, मतपत्र से ये चुनाव किए जाएं। लेकिन आयुक्त ने साफ कर दिया है कि चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। आपको बता दें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी मंगलवार को ही एक पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा है जिसमें मतपत्र से चुनाव कराए जाने का तर्क है। यानी एक बार फिर मतपत्र को लेकर जो है मांग उठी है कि चुनाव मतपत्र से होने चाहिए। और इसके पीछे जो हर बार लंबी कहानी हम सुनते हैं, बातें सुनते हैं, वो तमाम चीज़ें सामने आती हैं। और चलिए इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम मेहमानों से बात कर लेते हैं। दुर्गेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। दुर्गेश शर्मा जी का बहुत स्वागत करती हूं। चेतन सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। चेतन सिंह जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से दुर्गेश जी, दलों ने मांग उठाई है आपकी तरफ से खासतौर पर कि मतपत्र से चुनाव कराए जाए, क्यों? मतपत्र से चुनाव कराने की मांग केवल और सिर्फ कांग्रेस की नहीं है जी, सभी दल और आम जन में से ये बात आ रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि उसी की ही सब जगह समझ है और सब जनता उनको पसंद कर रही है तो एक बार मतपत्र से चुनाव करा लें, क्योंकि ईवीएम पे कई बार सवाल उठ गए हैं। ईवीएम की प्रकार जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठ गए हैं। तो यदि किसी चीज पे या किसी एक मैं समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपको अगर जनता पर विश्वास है तो एक बार करा लीजिए ना मतपत्र से, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है दुर्गेश शर्मा जी, एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, ईवीएम और वीवीपैट में कितना अंतर होता है? ईवीएम और वीवीपैट में कितना अंतर होता है? हाँ। दोनों एक ही वो है। अब आज जो आप कह रही हो तो वीवीपैट से जो भी हमने वोट दिया क्या उसकी जानकारी मेरे पास में रहती है? केवल मैं देख वीवीपैट सकता में स्लिप निकलकर बॉक्स में गिरती है, मेरे पास नहीं रहती ना। अब उसके बाद में जो ईवीएम मशीन है उसका जो डाटा है, जो उसकी चिप है, वो किसके पास रहती है? उसके अंदर क्या क्या जा रहा है? प्लस डाला, माइनस डाला, क्या किया, कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, ये जानकारी मेरे पास तो नहीं है और मैं किसी भी तरह से उसको कहीं प्रूफ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कांग्रेस का क्या मत है कि वीवीपैट से चुनाव होने चाहिए, मतपत्र से होने चाहिए? मतपत्र से चुनाव होना चाहिए हमारी मांग। चलिए आऊंगी, दूसरा सवाल भी है मेरा रेडी आपके लिए। आती हूँ, पहले चेतन जी से समझ लेती हूँ। चेतन जी क्या दिक्कत है? अगर आपको जनमत पर भरोसा है तो एक बार करवा कर देख लीजिए मतपत्र से चुनाव।
हमको कहा, हमने अविश्वास किसी भी प्रणाली पर नहीं किया है और हम देश के संविधान पर, संवैधानिक प्रणाली पर कोई कभी प्रश्न चिन्ह लगाते भी नहीं है। हाँ। ये तो कांग्रेस का काम है। हमें जनता पर भरोसा है, हमारे मध्य प्रदेश की अच्छी प्यारी 7.5 करोड़ जनता पर पूरा भरोसा है। हमें अपने संगठन पर भरोसा है। हाँ। हमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कामों पर भरोसा है। हम कहाँ भागते हैं? भागने वाले तो ये लोग हैं। ये अपेक्षित हार को देखते हुए अभी से बहाने की तैयारी कर रहे हैं। ये आप इनसे पूछिए। ये चाहे जिससे निर्वाचन आयोग जो चाहे, हाँ। जिससे चाहे चुनाव करा ले, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, चुनाव हमारी आयोग पार्टी जिससे तैयार, चाहे चुनाव करा ले, कोई दिक्कत नहीं। वीवीपैट से भी करा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कांग्रेस ने जरूर कहा है कि मतपत्र से करा लीजिए, लेकिन बीजेपी का ही कहना है आप किसी से भी करा लीजिए, वो तैयार हैं। ठीक है दुर्गेश शर्मा जी, मेरा सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि मतपत्र से कराना चाहते हैं कि वीवीपैट से, क्योंकि सदन में तरुण भनोत साहब ने वीवीपैट से डिमांड की है ये चुनाव कराने की। तरुण भानोत जी ने ये बात बोली है कि वीवीपैट ही लगाया जाना चाहिए, पर कांग्रेस पार्टी की ही ये मांग है कि मतपत्र से कराएं। यदि आप ईवीएम से कराते हैं तो वीवीपैट कंपल्सरी लगाना ईवीएम के साथ ही कनेक्ट होगा ना सर? जी, वीवीपैट से भी कराना चाहिए, तो क्या मतपत्र वीवीपैट साथ में लगाने की डिमांड कर रहे हैं? वीवीपैट को लगाना चाहिए ईवीएम मशीन के संग, ये बात करी तरुण भानोत जी ने। हाँ, तो एक स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा ना सर, इसीलिए तो फिर बार बार ये आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपस में ही बटी हुई है। पारुल जी, एक स्टैंड क्लियर है। हमारी ये मांग है कि आपको मतपत्र से चुनाव कराना है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है। वीवीपैट से नहीं कराना, तरुण भनोत जी की बातों को खारिज कर दिया। और आप सुनना नहीं चाहे तो मैं क्या कहूँ? नहीं, मैं वही तो क्लियर नहीं हो पा रहा ना। यदि मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ ना, यदि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम ईवीएम से, हम वीवीपैट, हम मतपत्र नहीं कराएंगे, तब हमारी ये मांग है कि यदि आप मतपत्र नहीं करा रहे हैं तो कम से कम वीवीपैट तो लगाएं, जिससे हमको जो वोटर है उसको मालूम पड़े कि कहाँ वोट डाल रहा है। पर दिक्कत यहाँ है ना कि सेटिंग जो होती है वो वीवीपैट की नहीं है। सेटिंग की गुंजाइश या जो मशीनों के संग छेड़छाड़ होने की रहती है वो ईवीएम मशीन की है। वो तो वोट डलने के बाद भी हो सकती है। यहाँ हमने बटन दबाया, बटन से तो रिजल्ट वही आएगा जो हमने किया। ठीक है, जिस ईवीएम से आप लोग दिग्विजय सिंह साहब के समय पर भी आपने सरकार बनाई, अभी कमलनाथ जी के समय पर भी आपने सरकार बनाई, अब उस ईवीएम से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ईवीएम से प्रॉब्लम इसलिए हो रही है कि जिस तरीके का ईवीएम में सेटिंग की गुंजाइश कुछ वैज्ञानिक और कुछ आमजन सिद्ध कर रहे हैं, तो ये कुछ परसेंटेज ऐसा सेट करते हैं कि इतने प्रतिशत वोट गया तो हमको इतना मिल जाएगा। उसमें इनका परसेंटेज जब बिगड़ता है, यदि वोटिंग ज्यादा हो जाती है, इनका कहीं कोई परसेंट बिगड़ता है तो ये हार जाते हैं। ये सब जो गणित है ये मशीनों के गणित है। हम तो कह रहे हैं सारी बातें सही है, ठीक है, मान लेते हैं कि ईवीएम मशीन गलत नहीं है। तो यदि शक और संशय किसी प्रणाली पे आ जाए तो लोकतंत्र कहता है कि हमारे किसी भी मुद्दे पर शक और संशय नहीं होना चाहिए, और जब शक और संशय नहीं होना चाहिए तो फिर आप उस शक को दूर कर दें, उसमें बुराई क्या है? चेतन जी, शक और शंका की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर किसी को लगता है कि उसका मत सही जगह नहीं जा रहा है तो इसमें आप खुद भी गुजारिश कर सकते हैं चुनाव आयोग से कि हम भी तैयार हैं। देखिए, हमने कहा ना, तो हमको वीवीपैट से, न ईवीएम से, न बैलेट से, हम हर प्रणाली से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। जिनको परेशानी वो मांग करें। स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का काम है। अगर लगता है कि इनकी बातें सही हैं, वीवीपैट या ईवीएम मशीन सेट होती है, तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग उस पर विचार करे ना। लेकिन किसी चुनाव परिणाम को इस तरह से पहले से संदिग्ध बनाना, ये कहाँ तक उचित है? जब आपकी सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, 15 महीने आप नगरीय निकाय के चुनाव समय पे करा लेते तो आप भी देख लेते ईवीएम सेट करके कितनी सेट होती है कि नहीं होती है। तो ये किसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है और कुछ नहीं है। अपेक्षित हार इनको बहुत स्पष्ट दिख रही है और यही कारण है कि कल को आने वाले समय में क्या जवाब जाएगा पार्टी का रिजल्ट के बाद, ये इसकी तैयारी है। हमने कहा ना, हमको तो मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन पर भरोसा है। अगर पक्ष में बिठाएंगे तो भी वेलकम, और अभी जैसे उन्होंने सत्ता से हमको बाहर रखा तो भी वेलकम, क्योंकि हम इस प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। अगर हमारे सिद्धांतों पर, हमारे विचारों पर, हमारे कामों पर अगर जनता का भरोसा नहीं है तो निसंदेह ऐसे बिना संदेह के आधार पर, बिना किसी निष्कर्ष के हम क्यों काम करें? जनता ने हमको 15-16 महीने विपक्ष में बिठाया, उसके
बाद जनता ने देखा कि मध्य प्रदेश में क्या बंदरबाट हुई है, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। नहीं, वो तो फिर वो सिंधिया समर्थकों ने देखा कि बंदरबाट हुई है, वो उन्हें लगा, ये इसमें जनता का रोल नहीं पार्टी का आया। तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, पार्टी का थोड़ी ना मामला था। ठीक है, ठीक है। दुर्गेश जी, तो इन्हें तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल कांग्रेस के ऊपर तब उठ जाते हैं कि जब आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के समय निकाय चुनाव हो जाते, तो क्या ईवीएम तब सेट नहीं होती? क्या ईवीएम में तब टैंपरिंग नहीं होती? क्या उस वक्त परसेंटेज का खेल नहीं होता? या आपकी सरकार जहां होती है वहां आपको दिक्कत नहीं, लेकिन जहां आप विपक्ष में बैठे होते हैं वहां ईवीएम परेशान करने लगती है या वीवीपैट की बात होने लगती है? मध्य प्रदेश में यदि नगरीय निकाय चुनाव यदि भारतीय जनता पार्टी व्यवधान पैदा नहीं करती तो समय पे चुनाव हो जाते, तो हम ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाते। हाँ। और हम बताते कि स्पष्टता क्या है और अंतर क्या है। तो आज यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि चेतन भाई कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप भी अपनी तरफ से चुनाव आयोग को लिख के दे दें कि आप चाहे बैलेट पेपर से कराएं या ईवीएम से कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो ये नहीं कह रहे कि आप बैलेट पेपर की सहमति दीजिए, आप लिख के तो चुनाव आयोग को दीजिए कि हमें बैलेट पेपर से चुनाव होने में कोई ऐतराज नहीं है। आप उसमें सहमति तो दीजिए। देश का हर दल कह रहा है, पर माननीय मोदी जी और माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बस कहीं भी चुनाव कराने को तैयार नहीं है। चुनाव कराने की प्रक्रिया, एक चुनाव आयोग एक माध्यम है, चुनाव कराने का काम और दायित्व पूरा सरकारों का होता है। वहां पर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था, सारे काम जो है वो सरकार अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कराती है। उसमें चुनाव आयोग के पास में कोई अपना अमला तो है नहीं। सारे के सारा अमला और सारे के सारे लोग जो है वो प्रशासनिक सरकार के लोग लगते हैं। तो चुनाव आयोग को अपनी सहमति, चुनाव समय पे हो, इस सब काम कांग्रेस, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो तो वो कहेंगे कि कांग्रेस ने अपने शासन में चुनाव क्यों नहीं कराया, वो चुनाव नहीं करा रही थी। एक और सवाल है, जल्दी से मैं चेतन जी से इस बात का जवाब ले लेती हूँ। चेतन जी, तो साफ है कि बोल बचन से काम नहीं चलेगा, लिख कर दीजिए चुनाव आयोग को कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो अपना स्टैंड लेंगे। राइटिंग में नहीं दिया आप लोगों ने। जब हमको चुनाव आयोग की किसी भी प्रणाली पर कोई भी उनकी निष्पक्षता को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, तो ये सरकार की बातें ऐसे नहीं होती ना सर। मीडिया में आए, आप न्यूज चैनल में बात कर रहे हैं, नहीं, हम जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष नहीं या उनका कोई अमला नहीं होता है, तो आपकी यूपीए की सरकार को रहते हुए इसी ईवीएम से चुनाव हुए थे ना, आपने क्यों नहीं टेम्परिंग कर ली? आपने क्यों नहीं उसको बदल लिया अगर आपको लग रहा था तो? हम तो केवल इसलिए इन बातों पे जाना चाहते हैं कि जिन बातों का कोई सिर पांव नहीं होता, उस पर मैं क्यों बहस करूं? जिनको लगता है वो जाकर के अपनी बात रखें। ठीक है दुर्गेश जी, पहले से ही डर सता रहा है, इसलिए ईवीएम पर पूरा ठीकरा फोड़ रहे हैं, अभी से ही ऐसा लग रहा है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी अपना प्रस्तुतिकरण दे रही है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से ये सेटिंग जो ईवीएम में यदि सेटिंग हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से वैज्ञानिक बताते हैं या जो लोग उसमें ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग भी चैलेंज कर चुका है। कौन से वैज्ञानिक हैं, जाकर टेम्परिंग करके दिखा दे पहले भी, और वो तो खुली चुनौती देते हैं। कई चुनाव आयोग ने जिस तरीके का चैलेंज किया है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि वो रखी हुई है मशीन, आप टेम्पर्ड करके बताइए। क्या प्रशासन में बैठे व्यक्ति उसको हाथ नहीं लगाते? नहीं, उन्होंने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कहा था कि आप विधायक हैं तो करिए, सांसद है तो करिए। उन्होंने तो ओपन चैलेंज दिया था कि कोई भी आकर करके दिखाए, आप किसी को भी बुला लीजिए। पारुल जी, ओपन चैलेंज इस बात का था कि वो मशीन रखी हुई है, बिना टच किए उसको टेम्पर्ड करके बताइए। तो किसी ने भी तो सर अपना मत नहीं दिया था उस मामले में कि मैं कर देता हूँ या मैं करवा देता हूँ। कैसे मतलब यदि कोई बिना टच किए हुए उसको टेम्पर्ड करे? ये तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये लोग मशीन को पहले से ही कोई ना कोई सेट करके लाते हैं। चेतन जी, एक बार फिर से चैलेंज की बात आ रही है। देखिए रंजय, पारुल जी, जिन लोगों के पास बुद्धि नहीं उनसे ज्यादा मैं बहस नहीं करना चाहता। हारे हुए लोगों से कोई रार हम ठानना नहीं चाहते। जो खुद मन से हारे हुए क्यों चुनाव लड़ने जाते हैं? अगर इनको लगता है सारी टेम्परिंग है, सारी मशीनें सेट है, करो बाइकाट। क्यों जा रहे भाई? क्या जरूरत है आपकी? फिर जाइए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। न्यायालय जिंदा है, ये ध्यान रखिएगा दुर्गेश जी, न्यायालय जिंदा है। ठीक है, फाइनल कमेंट दुर्गेश जी, फाइनल कमेंट। न्यायालय जिंदा है पर चुनाव आयोग न्यायालय के दायरे में नहीं आता। चेतन जी को शायद मालूम नहीं है, चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया के लिए न्यायालय के आदेश पर नहीं काम करता। एक नंबर। दूसरा, जो ये बात कह रहे हैं कि साहब आप चुनाव के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जिस तरीके का टेम्परिंग करते हैं, उस टेम्परिंग में जो ये डाटा डालते हैं अपने हिसाब से, वो डाटा यदि डिस्टर्ब होता है तो निश्चित दूसरा प्रत्याशी जीतता है।
जो नहीं ये तो लेकिन सिस्टम को इलेक्शन अपना अभी जो उपचुनाव हुए सर, उनमें कई लोग आपके भी जीते हैं, तो फिर उन्हें बॉयकॉट कर देना चाहिए मैंने था। कहा ना, वोटिंग परसेंटेज ये जिस हिसाब से सोचते हैं जनता, उस हिसाब से वोटिंग परसेंटेज यदि बदल जाता है तो निश्चित इनका रिजल्ट बदल जाता है। अब इन सब चीजों पे चलिए पारुल जी मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम में कोई सेटिंग नहीं होती, किसी चीज में कुछ नहीं होती, मैं मान लेता हूँ, पर यदि मुझे शक है तो क्या उस शक वाली प्रक्रिया से एक बार बदलने में दिक्कत लेकिन है? उस शक में सर चुनाव आयोग का बहुत पैसा लगेगा, जनता का बहुत पैसा लगेगा, जो टैक्स के रूप में जनता देती है वो कहीं और भी लग सकता है। तो सिर्फ आपको क्योंकि मन हो रहा है इसलिए नहीं होना चाहिए ना सर। ऐसा नहीं है कि मेरा मन हो रहा है, हिंदुस्तान की सारा विपक्ष, सारा दल कल जब जल्दी से छोटी सी टिप्पणी चेतन जी वाइंड अप करेंगे। चेतन जी जल्दी से छोटी सी टिप्पणी। पूरा करने के लिए देश के गाड़ी कमाई को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्योंकि किसी की हसरतों के लिए चुनाव आयोग काम नहीं करता या चुनाव नहीं होते, जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार मैदान में खड़े होते हैं, जनता चुनती है, वोटिंग होती है और उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, लेकिन जब आप जीते हैं तो ईवीएम बढ़िया है, एकदम फिट एंड फाइन, लेकिन अगर जब आप विपक्ष में हो तो ईवीएम अच्छी नहीं है। ये तो फिर दोहरी बात हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बीजेपी ने अब कोरोना वैक्सीनेशन का नया प्लान तैयार किया है, जिसमें विधायक सांसद पूछेंगे मे आई हेल्प यू। जी हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बीजेपी ने बड़ा अभियान शुरू किया है। पार्टी का यह अभियान 10 मार्च से 1 महीने तक चलेगा। इस अभियान में पार्टी के कार्यकर्ता टीकाकरण अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हेल्प डेस्क लगाकर और घर घर पहुंचकर संपर्क करेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 मुक्त भारत के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया था। अब भाजपा मध्य प्रदेश कोविड मुक्त मध्य प्रदेश अभियान चला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा, टीकाकरण अभियान में प्रदेश की जनता को भी जागरूक किया जाएगा। पार्टी के मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लोगों से संपर्क करेंगे और वैक्सीन लगवाने में मदद करेंगे। इस अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश भर के मंडलों में टीकाकरण केंद्र के पास एक हेल्प डेस्क लगाई गई। इसके माध्यम से टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ता इस दौरान कोविड पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने में मदद करेंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को टीकाकरण केंद्र तक लाने और उन्हें घर छोड़ने में मदद भी की जाएगी। इस हेल्प डेस्क पर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मदद के लिए मौजूद रहेंगे। जानकारी दे रहे हैं वैभव गुप्ता, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। हेल्प डेस्क और लोग पूछेंगे मे आई हेल्प यू। वैभव। बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता अब वैक्सीनेशन अभियान में भी शरीक होने वाले हैं। तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, कोरोना की दर तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लोग वैक्सीनेशन के प्रति उतने जागरूक नहीं है जितने जागरूक होना चाहिए। तो जागरूकता अभियान को और ज्यादा तेज करने के लिए बीजेपी के सांसद, बीजेपी के विधायक, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी अब लोगों को जागरूक करते हुए नजर आएंगे। कोरोना का जो केंद्र होता है कोविड सेंटर, वहां पर एक बेंच लगाई जाएगी। वहाँ पर 3 से 4 कोरोना का बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, 60 साल से ज्यादा इनकी उम्र है, उनको कोविड सेंटर तक लाना और वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी अब बीजेपी के कार्यकर्ता संभालने वाले हैं। आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, महीने भर ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इसका एक ही उद्देश्य है कि लोगों में कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता हो, क्योंकि भ्रम करने वाली स्थिति पैदा हो गई है। कुछ लोग भ्रमित भी हैं कि कोविड वैक्सीन ठीक नहीं है, वो बीमार हो सकते हैं। तो बीजेपी कार्यकर्ता कोविड के वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे, उन्हें बताएंगे कि कोरोना वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ है। और अगर कोई बुजुर्ग जो घर में अकेला हो, वो वैक्सीन लगवाना चाहता हो लेकिन किन्हीं कारणों से वो लगवाने नहीं आ पा रहा हो, तो उसको वो कोविड सेंटर तक भी लाएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और उसकी पूरी मदद भी बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों ने पिछले एक हफ्ते से रफ्तार पकड़ रखी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 457 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,65,527 हो गई। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिसके बाद प्रदेश में अब तक 3,874 लोग कोरोना से जंग हार चुके हैं। वहीं इंदौर में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, लेकिन भोपाल में राहत की बात यह है कि यहां से पॉजिटिव मरीजों के लिए जांच के लिए दिल्ली भेजे गए 65 रैंडम सैंपल में से सिर्फ एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ये व्यक्ति भी ऐसा था जो कभी विदेश नहीं गया, लेकिन यूके स्ट्रेन की जीनोम सीक्वेंसिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
शेष 64 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इनमें 47 सैंपल 2 महीने पहले जांच के लिए भेजे गए थे, जबकि 18 सैंपल की जांच हाल ही में कराई गई। वहीं यूके से लौटे 85 यात्रियों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। इनमें 69 यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि यूके से लौटे 15 लोग ऐसे हैं जिनके सैंपल नहीं लिए जा सके। इसकी वजह से उनके दिए गए पते और मोबाइल नंबर का ट्रेस जो है वो नंबर उनके ट्रेस नहीं हो पाए हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच टीकाकरण अभियान ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आम जनता के साथ मंत्री विधायकों ने भी वैक्सीनेशन लेना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने टीका लगवाया। विधानसभा अध्यक्ष ने भोपाल के खुशीलाल आयुर्वेदिक अस्पताल में टीका लगवाया और सभी से अपील करते हुए कहा कि कोरोना को हराने में सरकार का साथ दें। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के साथ कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी वैक्सीन लगवाई। इसके बाद इस मौके पर कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा भी मौजूद रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने वैक्सीन तो नहीं लगवाई, मगर उन्होंने कहा कि मेरा नंबर आएगा तब लगवाऊंगा। विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर मैं यहां आया था, चूंकि ये मेरी विधानसभा थी। टीकाकरण के मौके पर सभी से बात की आदि टीवी विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। कोरोना को खत्म करने के लिए अभियान जारी है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अभी कुछ देर पहले कोरोना का टीका लगवाया। सर, टीका लगवाया, कैसा अनुभव कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टीका नहीं लगवा रहे हैं? नहीं, टीका सबको नहीं लगवा रहे हैं तो कोई पर सबको लगाना, जिसका जैसा नंबर आता जाए। अभी तो 60 साल के ऊपर वालों का लगना। पहले हमारे जो फ्रंट वॉरियर थे, मेडिकल स्टाफ था, बाकी इस तरह के जो काम करने वाले थे, पहला उनको लगा। अब इसके बाद 60 साल के ऊपर वालों को लग रहा है और जिसका नंबर जैसा आता जाए सबको लगवाना चाहिए। जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे, कई पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए कोरोना वैक्सीन को लेकर, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पीएम साहब ने खुद जवाब दिया था आगे आकर वैक्सीन लगवाकर। नहीं, काहे का, किस बात का? जो कोरोना वैक्सीन पर कुछ तरह के सवाल भी खड़े किए थे कुछ लोगों ने। नहीं, ये सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो भगवान राम पर भी खड़े हुए। कृषि मंत्री कमल पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, कोरोना वैक्सीन लगवाया है आपने? नहीं, अच्छा है। मैं हमारे देश के वैज्ञानिकों को, प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी भारत सरकार को बधाई देता हूं कि अपने ही देश में हमने बहुत बड़ी महामारी विश्वव्यापी कोरोना कोविड-19 उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। कोरोना का वैक्सीन इजाद किया है और हमने लगाया, उससे सुरक्षित होता है और सभी लोग लगाएंगे और पूरा देश से कोरोना हटेगा। बिल्कुल, सभी लोग वैक्सीन लगवाएंगे और देश से कोरोना हटेगा। पूर्व मंत्री पी शर्मा जी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, कोरोना वैक्सीन लगवाया आपने? नहीं, मैंने अभी नहीं लगाया, लेकिन लगाऊंगा अभी। तो क्या कहना चाहेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर? कमल पटेल जी ने भी लगवाया है और विधानसभा अध्यक्ष ने भी। विधानसभा अध्यक्ष जी लगा रहे थे, उनका फ़ोन आया था कि आपका विधानसभा क्षेत्र आप आइए, तो उनके कॉल पे मैं आ गया। और निश्चित तौर पर कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाना पड़ेगा। मेरा भी कोई नंबर आया नहीं है, मैं एंटीबॉडी हूँ ऑलरेडी, मेरा कोरोना हो चुका है। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, इन्होंने कहा कि फिलहाल मैंने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाया, लेकिन जब मेरा नंबर आएगा तब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा। मेरे अंदर एंटीबॉडी है क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था। तो स्पष्ट है कि सभी लोग कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी यही कहा कि मैंने वैक्सीन लगवाया है क्योंकि मेरा नंबर आया तो और सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। भोपाल के निशातपुरा क्षेत्र में चरित्र शंका के चलते एक पति ने नशे में धुत होकर अपनी ही पत्नी के साथ हैवानियत की। उसने फरसे से पत्नी की एक हथेली और बाएं पैर के पंजे को काट दिया। जब पड़ोसियों ने महिला की चीख पुकार सुनी तो पुलिस को सूचना दी गई। दरअसल होशंगाबाद निवासी 32 वर्षीय प्रीतम सिंह सिसोदिया अपनी पत्नी संगीता और 7 साल के बेटे के साथ पारस कॉलोनी में रहता था, लेकिन उसकी पत्नी इंदौर में जॉब करती थी, इसलिए वो 15 दिन में भोपाल आती थी। इस दौरान पत्नी के फोन पर बात करने को लेकर पति को ऐतराज था। इसी को लेकर मंगलवार रात पति शराब पीकर घर पहुंचा और पत्नी पर हमला कर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी को हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो हैवानियत की हद आप देखिए कि सिर्फ शंका, और उस शंका के चलते सीधे तौर पर जान से मारने की कोशिश की गई। आखिर यह कौन सी सजा थी जिसे वो हैवान देने की कोशिश कर रहा था। संवाददाता रिजवान हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है और भी ज़्यादा जानकारी देंगे। किस तरफ जा रही है समाज की मानसिकता जो इस तरह से एक गलत तरीके का टॉर्चर, सीधे तौर पर जान लेने की कोशिश, वो भी सिर्फ शंका थी।
बिल्कुल बताना चाहूंगा मैम, राजधानी भोपाल में ये पहला मामला नहीं है जो महिलाओं के साथ मारपीट करके उनको घायल कर दिया गया है। लेकिन ये जो मामला है साफ तौर से किस तरीके से महिला जो दिख रही है वीडियो में और फोटो में, उसके जो एक पति ने उसका हाथ काट दिया और जो दाएं तरफ का पैर था वो काट दिया। इस बात सिर्फ इतनी थी, फोन पे बात करने से पति को एतराज था और आए दिन जो है शराब के नशे में जो पति है वो महिला से जो है उसकी पत्नी से विवाद करता था। किराए के मकान में विश्वकर्मा नगर में दोनों कई सालों से रह रहे थे, लेकिन दूसरी जगह शक होने पर पति इस तरह की नशे में हरकत करता था। काफी समझाइश के बाद भी पति को इस समझ में नहीं आई। उसके बाद जो है पति ने कल देर रात जिस तरीके से पत्नी पर हमला किया, उसके जो दायां हाथ और बायां पैर है जो उसको काट दिया। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई तो नहीं तो उसके बाद और भी जो मारपीट है वो पति करता। साफ तौर से पुलिस ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया। प्रीतम आरोपी का नाम बताया जा रहा है और मामले की आगे जांच की जा रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए रिजवान। तब मामले में जांच की जा रही है, लेकिन आप हैवानियत की हद देखिए कि अपनी ही पत्नी पर उसने किस तरह से वार किया है, फरसे से। जी हाँ, जैसे पत्थर का बड़ा सा फरसी जिसे कहते हैं, उस फरसे से उसने बायां पैर काट दिया, हाथों की उंगलियां काट दी। तो इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में जब निकल कर आती हैं तो डर लगता है, परेशानी होने लगती है कि आखिर किस तरफ सोच जा रही है, किस तरफ समाज में रहने वाले लोग जो हैं उनकी मानसिकता जा रही है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।